पिछला वीडियो जिसका कि नाम था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, हम जियोग्राफी की घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं, तो उसके बारे में। तो देखिए, हमने ख़त्म किया था पिछली बार अपनी बात को कि जो उत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो महान हिमालय है, उसके आंतरिक भाग को हिमाद्री कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये एक सतत श्रृंखला है और इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। जो महान हिमालय है, इसी में स्थित है विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी वाली जो पर्वत है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। वैसे नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है उसी पर स्थित है। और कि इसको नेपाल में इसे गहिरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। ठीक है, यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। मतलब पूरब दिशा में ये तीस्ता नदी और पश्चिम दिशा में तामूर नदी, इन दोनों के बीच में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला स्थित है। देखिए, एक बहुत बेसिक बात आपको बताता हूँ कि जब पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च पर्वत कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन जब पूछा जाए कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट है। चूंकि एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और एवरेस्ट की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा, और दूसरा पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि हिमालयी नहीं है, ट्रांस हिमालयन है, तो वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि कंचनजंगा जो है हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और पूर्व में इसे तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी, इन दोनों के मध्य में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दिया। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी पर्वत, ये सब जो है ये नेपाल के मध्य में ही स्थित है। अच्छा देखिए, धौलागिरी और धौलाधर दो अलग अलग रेंजेस हैं। धौलाधर शिवालिक रेंजेस है, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन धौलागिरी की बात जब किया जाता है तो वो आपका आ जाएगा कहाँ पे, नेपाल में आ जाता है। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो एसिमेट्रिक है, यानी असममित कहते हैं, असममित है। हिमालय के इस भाग का नाम जो है, इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ कहते हैं। कि हिमालय का जो ये वाला भाग जो बना है ना, ये क्रूड जो इसका है वो किसका बना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टानें हैं भाई, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानें होती हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और बहुत सी हिमालयी नदियों का प्रवाह यहाँ से होता रहता है। इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी या सदा नीरा होती हैं, हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं, सूखती नहीं। जैसे कि भारत में दो प्रकार की नदी प्रणालियाँ हैं, एक हिमालयी नदी है, एक पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो दोनों तंत्रों में हिमालयी नदी तंत्र जो है ये सदा वाहिनी है, जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये मौसम पर निर्भर करती है। बरसात के समय में तो यहाँ पर पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा, लेकिन बरसात के दिनों के पश्चात ये सूख जाती हैं। लेकिन जो हिमालयी नदी है ये सदावाहिनी है, चूंकि यहाँ पर हमेशा जल का प्रवाह जो है हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए सदावाहिनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय और मध्य हिमालय कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका निर्माण जो है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेथिस सागर जो था, टेथिस सागर के जो अवसाद थे, जब वो वलित हुए, ऊपर की ओर उठे, तो उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ऊपर में नॉर्थ में आपका महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। शिवालिक रेंजेस निचले जो होती हैं, इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है,
इनकी जो एवरेज जो ऊंचाई है, ये मान के चलते हैं कि 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास में है, इनके बीच में होती है। तथा औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो महान हिमालय है उसकी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि हम मध्य हिमालय और लघु हिमालय की जब बात करते हैं तो ये 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है औसत इनकी ऊंचाई, और इनकी चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। मैंने आपको ये बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम दिशा में 400 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई इसकी है, जबकि ये जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में, जब नॉर्थ ईस्ट में जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो ये सिमट करके 150 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मध्य हिमालय में ही पीर पंजाल श्रृंखलाएं हैं जो कि सबसे लंबी श्रृंखलाएं हैं। मध्य हिमालय के भीतर जो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है उसको पीर पंजाल श्रृंखला कहते हैं, और इसी श्रृंखला के भीतर कश्मीर की घाटी है। ठीक है, और तथा हिमाचल का कांगड़ा, कुल्लू, ये सारी जो घाटियां हैं ना, ये मिड हिमालय के अंदर आती है। कौन कौन सी? तो पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है, कांगड़ा घाटी, कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, ये सब पीर पंजाल रेंजेस की जो है ना घाटियां उसी में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई बहुत कम है, मान के चलिए ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है, जबकि इनकी ऊंचाई सब सर्वाधिक निम्न है जो कि 900 से 1200 मीटर के आसपास के बीच में है। मतलब सबसे निचला जो पर्वतीय विस्तार है और चौड़ाई भी है इसकी शिवालिक की है। तो ठीक है, तो उत्तर में हम जब बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके पश्चात हम देखते हैं शिवालिक रेंजेस आती हैं हमारी। ठीक है, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय या लघु हिमालय जिसे कहते हैं तथा शिवालिक के बीच की जो लंबवत घाटियां हैं ना, मैंने बताया आपको कि ये जो शिवालिक रेंजेस का विस्तार जो बनी है, निर्माण हुई है, ये मध्य हिमालय के पास से जो अवसाद आए हैं, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद हैं, उनका एकत्रण होकर के ये बनी हुई है। ठीक है, ये बनी है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि जब जब जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के बीच की जो घाटी है इसको दून घाटी के नाम से जाना जाता है। ये लंबवत घाटियां जो होती हैं दून घाटी के नाम से जानी जाती हैं, और विभिन्न राज्यों में इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे उत्तराखंड का देहरादून, और उसके बाद कोटली दून, पाटली दून, तो ये सब दून क्षेत्र हैं। ठीक है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच लघु हिमालय के मध्य की चीजों की क्षेत्र हैं। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद या फुट हिल्स जो क्षेत्र है, शिवालिक जो रेंजेस है ना, उसका जो निचला क्षेत्र है उसमें पश्चिम से, मतलब सिंधु से पूर्व में तीस्ता की ओर जब बढ़ा जाता है तो उसके बीच का जो समतल फैला हुआ मैदान है, ठीक है, जो समतल जो फैले हुए मैदान है, इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी हिमालयी नदियों की श्रृंखला का अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र जो है ना, वो कंकड़ और बजरी से निर्मित क्षेत्र है। मैंने आपको बताया कि जो शिवालिक का गिरिपाद जो क्षेत्र है, जो एकदम निचला हिस्सा जहाँ पे शिवालिक खत्म होती है, उसके पास एक पट्टी नुमा श्रृंखला में 8 से 16 मीटर की चौड़ाई में पूरा पश्चिम सिंधु से तीस्ता तक का जो क्षेत्र है, इसमें एक भाबर क्षेत्र पाया जाता है। ये कंकड़ीला और बजड़ी से युक्त क्षेत्र है, इसको तराई क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बीमारियां बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है क्योंकि आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, पेस्टिसाइड्स कीट वगैरह बहुत ज़्यादा, पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कारण यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रचलित जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस वाले जितने भी केसेस हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए गए थे। ठीक ना, तो कंकड़ और बजरी से के जमाव से निर्मित होता है ये क्षेत्र जो होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया, और जमाव से ये निर्मित मेखला है। ये कंकड़ और बजरी की संरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है, मतलब इसके नीचे से बह जाती है। ठीक है, धरातल पर केवल सूखी घाटी की तरह ये दिखाई पड़ती है, लेकिन भाबर मैदान की जो चौड़ाई पूर्व में कम होती जाती है और पश्चिम में सर्वाधिक होती है। ठीक है,
पश्चिम में सर्वाधिक होती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई का क्षेत्र कहते हैं। वही भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र ये आपस में एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया कि 8 से 10-16 किलोमीटर के बीच में भाबर का क्षेत्र, फिर उसके बाद ये बता रहा है कि 15 से 30 किलोमीटर का तराई का क्षेत्र है। ये गिरिपाद, जो शिवालिक रेंज के गिरिपाद वाला क्षेत्र है, उसी में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा है, पूर्वी भाग थोड़ा पतला है। ठीक है। महान हिमालय के महान हिमालय के जो उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, जिसे काराकोरम रेंजेस जिसमें है। ठीक है। पामीर की गांठ तिब्बत के क्षेत्र में जो पामीर की गांठ होती है, ट्रांस हिमालय में ही स्थित है वो। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो किया जाता है, कैलाश पर्वत, वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला में ही स्थित है। ठीक है। ये उसी का एक पश्चिमी हिस्सा है। हिमालय को जब पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इसका वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच के क्षेत्र के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के मध्य का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता के मध्य के जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सतलज नदी से सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है। और सतलज नदी से आगे बढ़ते हैं काली नदी तक, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वह कुमाऊं हिमालय है। ठीक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी जो है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे हिमालय का भी नामकरण हो चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्योंकि यू आकार का ये सिंटेक्शियल बैंड के थ्रू एंट्री करती है। इसको ये तिब्बत के वहाँ तिब्बत में तो सांगपो के नाम से चीन में जानी जाती है, और ये वहाँ भारत में एंट्री करती है, सिंटेक्शियल बैंड बनाती है दिहांग के पास में। मतलब अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ पर ये सिंटेक्शियल बैंड बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, यू आकार का गॉर्ज बनाती है। ठीक है। ठीक है। तो हिमालय की ओर दक्षिण की ओर तीखी मोड़ करके ये भारत में प्रवेश करती है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये फैला हुआ है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो जिस क्षेत्र से ये प्रवेश करती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई बूम, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं। तो पूर्वांचल की ये प्रमुख पहाड़ियाँ थी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो और अन्य नागा, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, गारो, खासी की जयंतियाँ, ये सब प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारे विद्यमान हैं। तो ठीक है। इस लेक्चर में मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें तो बता दिया हैं जो भौगोलिक रूप से इम्पोर्टेंट है। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।